आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हाथरस गैंगरेप मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा समेत 203 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि इन नेताओं के खिलाफ इकोटेक एक कोतावली में नामजद मुकदमा महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, जबकि 50 अज्ञात नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन नेताओं के खिलाफ धारा 270, धारा 188 और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर वीरवार को ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोप है कि पुलिस ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान वो सड़क पर गिर गए। सड़क पर झाड़ी में गिरने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी दिख रहा है और राहुल के साथ कुछ उनके सहायक भी हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मी ने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो गिर गए। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी को चोट नहीं लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ, ऐसे में कई 203 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल उसके बाद निकल गए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, जिसमें राहुल गांधी गिर भी गए थे। एक पुलिसकर्मी का हाथ लग गया था, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना है। लेकिन इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करी गई है। लेकिन देर शाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिना कोई बॉन्ड भरे छोड़ दिया गया, उनको वापस दिल्ली जाने दिया गया। लेकिन ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा दिन भर चलता रहा और कहीं न कहीं कार्यकर्ता पूरे देश में प्रदर्शन करते रहे और सीधे तौर पर ग्रेटर नोएडा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू और सुरजेवाला। ये पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने हाथरस की हैवानियत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है, बल्कि मानवता की हत्या है। इस मामले में दुष्कर्मियों को तत्काल फांसी दी जानी चाहिए। अन्ना ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में महिला पर सामूहिक अत्याचार के मामले में अन्ना ने बयान जारी कर कहा है कि हाथरस की घटना मानवता पर कलंक है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत की संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ है। इस तरह की घटनाओं से देश का मान घटता है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर प्रदेश की कानून व्यवस्था का भार है, वो असफल साबित हो रहे हैं। ये चिंता की बात है, इसलिए दोषियों को तत्काल फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने हाथरस की हैवानियत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये घटना सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है, बल्कि मानवता की हत्या है। इस मामले में दुष्कर्मियों को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में महिला पर सामूहिक अत्याचार के मामले में अन्ना हजारे ने बयान जारी कर कहा कि हाथरस की घटना मानवता पर कलंक है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत की संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की घटनाओं से देश का मान घटता है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर प्रदेश की कानून व्यवस्था का भार है, वो असफल साबित हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में हाथरस में जो घटना हुई उसको लेकर विरोध जताया जा रहा है, रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं उसी कड़ी में अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से हाथरस की ये घटना है, पूरे देश में इस घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा है और सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले का नाम कहीं ना कहीं बदनाम हुआ है, क्योंकि
यहाँ पर एक ऐसा गैंग रेप हुआ है कि पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश में रेप की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है और सीधे तौर पर अन्ना हजारे ने भी इस पर योगी सरकार पर निशाना साधा है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे देश का सर शर्म से झुकता है और कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने पीड़िता के परिवार को आश्वासन दिया है कि मामला फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। 25 लाख का मुआवजा भी दिया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जाएगा। लेकिन मुआवजे का मरहम लगा देना कहीं ना कहीं रेप की घटनाओं को रोक पाने में सरकार नाकाम है। ये बात सीधे तौर पर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है। जी पुनीत मोहन, अगर विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ राजनीति की बात आ जाती है, लेकिन ऐसे में अगर अन्ना हजारे की बात की जाए तो जानी मानी शख्सियत है, समाज सेवी है, ऐसे में उनकी ओर से ये बयान जारी करना क्या कहलाता है? देखिए, काफी दिनों बाद अन्ना हजारे ने किसी मुद्दे पर कुछ बोला है, क्योंकि ज्यादातर वो या तो किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं। इससे पहले किसानों के हक की लड़ाई को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। किसानों के हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन जिस तरीके से हाथरस की ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, अन्ना हजारे ने इस पर बोला है और एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार को इस बात को बेहतर तरीके से समझना होगा कि यूपी में रेप की घटनाओं को रोकना होगा और इसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे और लोगों में जो अपराधी हैं उनमें पुलिस का भय रहे और लोगों के साथ पुलिस का साथ रहे, ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। और जो कंप्लेन छोटी छोटी भी कंप्लेन आती है उन पर ध्यान देना होगा, ताकि कोई भी छेड़छाड़ की घटना रेप का रूप ना ले पाए। इससे पहले ही अपराधी को पकड़ना होगा। तमाम ऐसी कमियां हैं जो सीधे तौर पर सुधारनी होंगी, ताकि प्रदेश का सर अब की बार शर्म से ना झुके। जी पुनीत मोहन, ऐसे में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो उन्होंने खुद से ही संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया गया है। ऐसे में योगी सरकार की ओर पे जो जिम्मेदारियां दी गई है, तो क्या जवाब जारी किया जा सकता है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो जवाब पेश होगा वो यही पेश होगा कि हमने एसआईटी का गठन किया है और जिस तरीके से हमने देखा कि यूपी पुलिस ने अपने को बचाने के लिए आनंद फानंद में रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। दोबारा परिवार को मौका भी नहीं दिया कि वो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर सके। तमाम ऐसी कमियां हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट पुलिस के पास अब है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है। तमाम उसकी गर्दन की हड्डी नहीं टूटी है, जुबान नहीं कटी थी। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही मैटर यूपी सरकार कोर्ट में रखेगी कि एसआईटी का गठन किया बिल्कुल है। पुनीत और मोहन, जो यहाँ भी पर देखना ये होगा कि योगी सरकार की ओर से क्या जवाब तलब किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में हाथरस की बेटी के साथ हुई हैवानियत को लेकर मुरादाबाद नगर निगम से वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे जिले में हड़ताल कर सफाई व्यवस्था ठप कर दी गई है। सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मी सड़कों पर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया, मासूम के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की और सफाई कर्मियों ने बाजारों को बंद कर दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया। इस मौके पर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। सफाई कर्मचारी नेताओं का कहना था कि जब तक आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई कि पीड़ित परिवार को न्याय में देरी होने से आंदोलन भी उग्र हो जाएगा। हमें बहुत इस बात से क्षति पहुंची है कि मुख्यमंत्री ने हमारी बेटी के बलात्कार होने का इंतजार कर रहे थे, उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। मरने के बाद उन्होंने घोषणा करी है कि 25 लाख रुपए की नौकरी देंगे। हम ठोकर मारते हैं उनकी राशि को और 50 लाख रुपए उन हत्यारे घरों को देंगे। वो हत्यारे हमें सौंप दो। शासन प्रशासन को भी पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही है और अपने समाज के लिए हितकारी काम करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने के लिए भी उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत करी। इसमें इन्होंने अपने लोगों से आग्रह किया था कि जो घटना हुई हाथरस उसमें सभी लोग इनका सहयोग करें। तो इसमें यहाँ पे जो व्यापारी संगठन है उन्होंने भी अपने सहमति से इनका सहयोग दिया है तथा इस घटना के संबंध में इनका साथ दिया है। और जो यहाँ का जो समाज है, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे इस मुरादाबाद शहर मध्य प्रदेश के शहडोल में अमलाई थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम बालक को
पड़ोस में रहने वाले दुराचारी ने अपनी हवस का शिकार बना दिया, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हवालात की सजा खा रहा है। मामले की जानकारी तब हुई जब डरे सहमे बच्चे ने अपने परिजनों को सारी वारदात बताई। शिकायत के आधार पर अमलाई पुलिस ने दुराचारी पड़ोसी को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। उसका पड़ोसी दुराचार का मामला सामने आया जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए, क्या आपका मामला? हाँ, एक कल एक घटना हुई है थाना अमलई क्षेत्र में उसलापुर है, वहाँ पर एक नाबालिग बच्चे को मोटरसाइकिल में बिठाल के आरोपी ले गया। मोहसिन खान नाम है उसका आरोपी का। और कुछ आगे ले जाके चूँकि अब पड़ोस का ही था, वो उसको जानता था, गाड़ी में बैठ गया, पड़ोस में ही ले गया और उसमें झाड़ियों में ले जाकर साथ में दुष्कृत कर दिया, जिसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है और ये आरोपी पकड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है, जो दुनिया भर की अकादमी और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शुक्रवार को वैभव शिखर सम्मेलन में भाग लेने को उत्सुक हूं। ये सम्मेलन भारतीय मूल के वैश्विक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को साथ लाता है। 2 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे आप भी जुड़िए। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दिन पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाली पहुंचेंगे। सासे हेलीपैड में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। रक्षा मंत्री सामरिक महतो के मनाली लेह मार्ग पर बने 3 पुलों का उद्घाटन करेंगे। उधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। राजभवन ने इसके पीछे स्वास्थ्य और कोविड प्रोटोकॉल की दलील दी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल भी कार्यक्रम से दूर रहेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक पीएमओ की ओर से कार्यक्रम में उम्रदराज लोगों को न आने के लिए कहा गया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने पीएम मोदी के कुल्लू प्रवास के चलते सुरक्षा की दृष्टि से मनाली और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दिन पहले शुक्रवार यानी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाली पहुंचेंगे। सासे हेलीपैड में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अनीश चौहान संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनीश चौहान, आपसे जानना चाहेंगे, अटल टनल का उद्घाटन किया जाएगा, इसके लिए रक्षा मंत्री आज पहुंचेंगे और कल पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, आज जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वे भी आज जो 8-8:30 बजे के आसपास जो शिमला से मनाली के लिए रवाना होंगे और उनका जो है वह 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। कल जैसे कि प्रधानमंत्री जो इस टनल का उद्घाटन करेंगे तो उसकी सुरक्षा को लेकर आज जो कुल्लू में जो है वो जितने भी जो अधिकारी है उनके साथ जो वो बैठक का भी आयोजन किया गया है। जी अनीश चौहान, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां की गई है, सुरक्षा के क्या कड़े कदम उठाए गए हैं? जी देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जो है जो पूरा जो एरिया है उसे जो वो सील कर दिया गया है। साथ ही जो एक जो पर्यटक विभाग है, पर्यटक विभाग के जितने भी जो होटल्स हैं उन्हें भी जो वो सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाली जो छोटी बड़ी जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी जो वो चेकिंग की जा रही है। वहीं जो पुलिस जवान है उन्हें भी जो तैनात कर दिया गया है। जी वहीं दूसरी जानकारी ये मिल पा रही है कि उम्रदराज जो लोग हैं उनको ना आने की सलाह दी गई है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कोरोना का जो कार्यकाल अभी चल रहा है, इसमें जो है 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी जो बुजुर्ग हैं उन्हें उस जगह पे आने के लिए मना किया गया है। जबकि वहाँ पे जो 90 इंच की जो वो स्क्रीन भी जो मनाली में और जो बुनकर है वहाँ पे लगाई गई है, ताकि जो लोग हैं वो वहाँ का जो लाइव प्रसारण डायरेक्ट जो है वो स्क्रीन के माध्यम से जो लोग वहाँ पे देख सकते हैं। जी। अनीश चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत ने कहा कि वो अपने विकास के एजेंडे के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता और भारत महिला सशक्तिकरण पर बल दे रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महासभा में कहा कि हम महिलाओं के विकास के साथ साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रतिमान को लेकर आगे बढ़े हैं। मौजूदा वक्त में भारत सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और लैंगिक भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने पर बल दे रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑनलाइन माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके तहत केंद्र में एक छत के नीचे महिलाओं को चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानून, पुलिस और आश्रय जैसे सहूलियतों मुहैया कराई जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को ऑनलाइन संबोधन करते हुए पाकिस्तान और चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद और युद्ध ने लाखों जिंदगियां छीन ली हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 81,693 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 64 लाख के पास पहुंच गई है। देश में कोरोना के कुल केस अब तक आपको बता दें कि 63,91,960 हो गए हैं। देश में कोरोना से
एक दिन में 1096 की मौत हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पास पहुंच गया है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना से अब तक 99,804 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 78,646 मरीजों को छुट्टी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी सिंह विशेष संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 4 से 5 ऐसे जिले हैं जो आज भी कोरोना की चपेट में है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर 2-4 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 15,000 से ज्यादा, जबकि मुंबई में 2,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस मिले हैं। 350 लोगों का 24 घंटे में महाराष्ट्र में मौत हुई है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के महाराष्ट्र सरकार भले ही गंभीर है और तमाम यंत्रणा के साथ हो, जीरो ग्राउंड पर टेस्ट अभियान भी शुरू कर दी है, लेकिन स्थिति यहाँ पर प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जी, अगर बात करें अभी तक कितनी रिकवरी रेट हुई है, और ऐसे में आगे आने वाले दिनों की बात करें, जिस तरीके से अनलॉक 5 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, उसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, अनलॉक 5 के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नई गाइडलाइन के तहत कुछ चीजों को छोड़ दे रहे हैं। रेस्तरां, रेस्टोरेंट, बार को जो है महाराष्ट्र सरकार परमिशन दे रही है, जबकि कॉलेज, स्कूल, स्विमिंग पूल, थिएटर की बात करें तो यहाँ पर अभी महाराष्ट्र सरकार कोई गंभीरता लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो संक्रमण बढ़ रहे हैं, चाहे मुंबई की लोकल ट्रेन की बात हो या बीएसटी की बात हो या फिर मॉल थिएटरों की, ऐसे में अगर गर्दी बढ़ती है तो हालात खराब हो सकते हैं। और यही वजह है कि कई बार मांग जो है कि लोगों से की जा रही है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार इस मामले में यहाँ पर गंभीर है। महाराष्ट्र सरकार को भी गंभीरता से देखना होगा, और वहीं दूसरी ओर जनता को भी अपना ख्याल खुद रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश के सभी कृषि बिलों के खिलाफ वहीं पंजाब के पटियाला में भी किसान यूनियन का विरोध लगातार जारी है और कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि ये कानून किसान विरोधी है। किसानों का कहना है कि किसानों के साथ साथ आड़तियों को, पल्लेदारों को, व्यापारियों को, अन्य मंडियों के छोटे मोटे मुलाजिमों को भुगतना पड़ेगा और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। कोई कानून है जिहड़ा बिल्कुल गलत, किसान मारू कानून है। किसानां वास्ते तो उन्हें भले की गल सोची होनी, भला होगा किसानां दा, पर किसानां नूं मारन वाला साडा गल कड्ढण वास्ते कानून बनाया। ये कानून कल्ला जिमीदार ते नहीं टुकदा, मजदूर, दिहाड़ीदार, सब ते मुलाजम जो भी है वो किसान नाल जुड़िया वा सारा। दुकानदार वो भी किसान गैला। अगर जे किसान मर गया तो मजदूर, कारीगर जिहड़े हैंगे सारे पहला मर जाणगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਏ, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਜੋ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना का परिचय दिया है। गुरुवार को पाकिस्तान सेना ने प्रदेश के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उनकी ओर से मोर्टार दागे गए हैं और अन्य हथियारों से गोलाबारी की गई है। इस दौरान सेना के 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही 4 घायल भी हो गए। चारों घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई की है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरे देश में किसानों से जुड़े बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र के इस कदम को उत्तर से लेकर दक्षिण तक आक्रोश का माहौल है। आक्रोश के यही रंग विशाखापट्टनम में भी देखने को मिले। विशाखापट्टनम में किसान बिल के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। ये विरोध प्रदर्शन सीपीएम की ओर से किया गया। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और किसान बिल का विरोध किया। साथ ही मांग की गई कि केंद्र सरकार इन कानूनों को तत्काल प्रभाव से वापस ले।
मशहूर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें मीटू मामले में बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने अनुराग से लंबी पूछताछ की, इसके बाद उन्हें जाने दिया गया। अनुराग से कल करीब 8 घंटे की पूछताछ की गई, लेकिन अभी भी उनकी गिरफ्तारी पर सवाल बना हुआ है। हो सकता है कि उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाए। पुलिस उन पर एक्शन लेने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। अनुराग पर अभिनेत्री पायल घोष ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।